नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे शिक्षा पर सवाल, स्कूल बदहाल। जी हां, शिक्षा पर सवाल, स्कूल बदहाल। उत्तराखंड में कोरोना महामारी के करीब 1.5 साल बाद राज्य के स्कूल खुले हैं। सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला तो ले लिया, लेकिन बच्चों को मूलभूत सुविधाएं तक सरकार मुहैया नहीं करा पा रही है। पहाड़ों में तो स्थिति और भी ज्यादा भयावह है, विकट है। ऐसा ही कुछ टिहरी जनपद की देवप्रयाग विधानसभा में देखने को मिल रहा है, जहां छात्राएं शौचालय की व्यवस्था न होने पर खुले में शौच करने को मजबूर हैं। इस बदहाली के चलते एक और जहां प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लग रहा है, तो दूसरी तरफ छात्राओं की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। सवाल यह है कि बिना तैयारी के स्कूल खोलकर सरकार ये कैसे कह सकती है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। उससे पहले इस बीच एक प्रयागराज से खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत का ये मामला है। खबर प्रयागराज से है। आनंद गिरी को सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आनंद गिरी को भेजा गया है। सबसे पहले गिरफ्तारी आनंद गिरी के हरिद्वार से हुई थी। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में आनंद गिरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आनंद गिरी जो महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य रहे हैं, लेकिन जो 8 पन्नों का लेटर सामने आया उसमें अपनी मौत का जिम्मेदार उन्होंने आनंद गिरी को ठहराया है। लिहाजा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत का मामला है। खबर इस वक्त आपको बता रहे, आनंद गिरी को सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत का मामला प्रयागराज से खबर, आनंद गिरी को सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। तो देवभूमि के दंगल की तरफ हम रुक करते हैं और चलिए एक तस्वीर आपको शौचालयों की दिखाते हैं, स्कूलों की दिखाते हैं। कोरोना महामारी के कम होते मामलों के बाद राज्य सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्कूलों को खोल दिया है। सरकार का दावा है कि उसने पूरी तैयारी की है, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल टिहरी जिले की देवप्रयाग विधानसभा में स्थित मलेथा राजकीय इंटर कॉलेज में छात्राएं खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। ऐसा तब है जब विद्यालय नेशनल हाईवे के एकदम नजदीक है। प्रदेश सरकार कहती है कि गांव खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं, लेकिन इसके साथ ही स्कूल की जर्जर हालत से भी बच्चों को पढ़ाई में काफी परेशानी हो रही है। लंबे समय से स्कूल बंद रहने से स्कूलों में घास और कूड़ा करकट फैला हुआ है, जिससे डेंगू जैसी तमाम बीमारियों का खतरा बना हुआ है। स्कूल की हालत ये है कि बरसात के दिनों में स्कूल की छत टपकती है। स्कूल के भवन तालाब में तब्दील हो गए हैं। वहीं विद्यालय प्रबंधक कई बार शिक्षा विभाग को इस समस्या के बारे में बता चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बाथरूम आप देखते हैं जैसे कि टूटे हुए हैं बहुत जगह से, तो एक कहते हैं तो हमें झाड़ू में जाना पड़ता है और
बहुत प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि सर हम लड़के हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है इधर उधर जाने के लिए। तो हम अपील करना चाहते हैं सरकार से कि बाथरूम्स हमारी जल्द से जल्द बना दें, क्योंकि बहुत बड़ा कॉलेज है और GGI से गर्ल्स स्कूल है, तो हमें टॉयलेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि तो सर हमारे वॉशरूम जल्दी से जल्दी तैयार करें, हमें सरकार से यही अपील है। बिल्डिंग है सही नहीं है, जर्जर स्थिति में है, वो कभी भी गिर सकती है, कोई भी हादसा वहाँ पे हो सकता है। बरसात के दिनों पे वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा टपकता है, बच्चों को पठन पाठन में बहुत दिक्कत होती है। दूसरा यहाँ पे बच्चों के लिए शौचालय नहीं है, उनको बाहर जाना पड़ता है। लड़कियाँ हैं इसलिए वो अच्छा नहीं लगता कि बाहर जाएँ, जंगली जानवर का डर अलग है और वैसे भी डर लगा रहता है कि बच्चे हमारे बाहर जाते हैं। और हमारी शिक्षा के क्षेत्र में जैसे बच्चों ने बताया शिक्षा के बारे में, तो यहाँ पे स्टाफ नहीं है और स्टाफ पे है तो जैसे यहाँ पे मंत्री जी ने पिछली बार इंटर कॉलेज खुलवाया, अच्छी बात है, वही बधाई के पात्र उन्होंने खुलवाया मलेथा में। लेकिन क्या है कि वहाँ पे केवल विज्ञान वर्ग खुला और विज्ञान वर्ग में केवल क्या है 3 ही सब्जेक्ट उन्होंने उनको स्वीकृत किया है, जबकि उसमें और सब्जेक्ट भी होने चाहिए थे, वो उन्होंने नहीं किया। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे कला वर्ग भी खुले और यहाँ पे जो बच्चे गाँव के बच्चे यहीं रहे, हमारे इसी में रहें, ताकि इनको दूर न जाना पड़े। वहीं इस मामले में क्षेत्रीय विधायक विनोद कंडारी का कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं है, 30 लाख रुपए स्वीकृत हो चुके हैं, जल्द आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस नेता श्यामलाल आर्य ने विधायक के दावों को हवा हवाई बताते हुए सरकार से जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की है। ये मैं आपको बता दूं कि 30 लाख रुपए मैंने स्वीकृत कर दिए हैं और माननीय प्रभारी मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपने मलित इंटर कॉलेज उसके 30 लाख रुपए कमरों के लिए स्वीकृत हो गए हैं। मेरे पे स्वीकृति आगे खनिजा निधि से हमने की है। अपने माधव सिंह भंडारी का जो व्यू पॉइंट है उसके लिए भी मैंने पैसा जारी कर दिया और पैसा की लिस्ट में आ चुके। डीएम ने शायद साइन भी कर चुके। लगभग 30 लाख रुपए हम जो है मलिथा उसको इंटर कॉलेज को देते सर। जो बालिका इंटर कॉलेज है मलेथा में, आज भी यहाँ पे लड़कियाँ खुली शौच कर रही हैं और वहाँ के आदर्श विधायक कह रहे हैं कंडारी जी कि मैंने इस क्षेत्र का चौमुखी विकास किया है। उसी के बगल में इनका अपना निजी मकान है और वहाँ पे जो बालिकाएं हैं इंटर कॉलेज में वो खुली शौच कर रही हैं। ये बहुत शर्म का विषय है और यहाँ पे अध्यापकों की भी कमी है। अभी आपने देखा होगा कि जो यहाँ पे एक लड़का जिसकी मौत हो गई थी आपसी झगड़े के कारण, वहाँ पर भी यही कारण था कि वहाँ अध्यापकों की कमी होने के कारण ये दर्दनाक घटना घटी है। और इसके लिए हम चाहते हैं क्षेत्रीय विधायक से कि तत्काल बालिका इंटर कॉलेज मलेथा में बच्चों की शौच की व्यवस्था हो, ताकि जो वहाँ पे जो हमारी लड़कियां हैं वो खुले शौच में न जाएं, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था अविलंब हो। कुल मिलाकर सरकार के दावे और वादे हवा हवाई नजर आ रहे हैं, लेकिन आप इस मुगालते में मत रहिएगा कि ये सिर्फ देवप्रयाग का ही मामला है। न ऐसा पूरे प्रदेश भर में सरकारी स्कूलों की कहानी है। हर सरकार आई गई, लेकिन पीछे रह गए तो सिर्फ सिस्टम की लाचारी। सवाल ये है कि बिना तैयारी के सरकार ने स्कूल खोले क्यों? जब प्रचंड बहुमत की सरकार में भी यही हाल देखने थे तो डबल इंजन किस काम का? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि राज्य सरकार खुद प्रधानमंत्री की मुहिम को पलीता भी लगा रहे हैं और स्वच्छ भारत अभियान की पोल भी खोल रहे हैं। खैर, देखना होगा सरकार कब तक इन नौनिहालों की सुध लेती है। पौड़ी से के न्यूज के लिए भगवान सिंह की रिपोर्ट। पौड़ी के ये सरकारी स्कूल बता रहे हैं, सिस्टम की एक तस्वीर दिखा रहे हैं। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। कैसे पढ़ेगा इंडिया? जहां पर सरकारी स्कूलों की छतें टूटी हैं, कैसे पढ़ेगा इंडिया? जहां पर स्कूलों में शौचालय नहीं है, बच्चियों को जंगल में जाना पड़ रहा है, कैसे पढ़ेगा इंडिया? बड़ा बड़ा बजट जो शिक्षा के नाम पे दिया जाता है, आखिर वो बजट कौन डकार जाता है, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। एक तस्वीर हमने आपको दिखाई है, ये उत्तराखंड के शायद पौड़ी के स्कूल की तस्वीर नहीं है। ऐसे तमाम स्कूल होंगे जहां पर इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है, जहां पर शौचालय नहीं है, जो जर्जर अवस्था में है, उसमें बच्चे बैठे पढ़ रहे हैं। लेकिन ये किसी को नजर नहीं आता, ना सरकार को नजर आता है, ना इस सिस्टम को नजर आता है। सबके सब आंखें मूंदे बैठ लेते हैं। टपकती छतें ये गवाही दे रही हैं, टूटी छतें ये बता रही हैं, ध्वस्त शौचालय ये बता रहे हैं कि सिस्टम भ्रष्ट हो चला है।
हर किसी को खाने की पड़ी हुई है, दबा के खाने की। और यही बात है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम पर है। वो ये टूटी छतें आपको चीख चीख के बता रही हैं, वो ये टूटे शौचालय आपको चीख चीख के बता रही हैं। तो सारे दावे धरातल पर जार जार होते नजर आते हैं। ये तस्वीरें हैं पौड़ी की सरकारी स्कूल की, और इस तरह की न जाने कितनी तस्वीरें होंगी। और जो इस वक्त कार्यक्रम तमाम लोग देख रहे हैं वो बखूबी समझ सकते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। तो बड़ी खबर, बड़ी तस्वीरें और बड़ी बात और बड़ा स्लोगन जो कहा जाता है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। क्या ऐसे पढ़ेगा इंडिया? क्या इस तरीके से पढ़ेगा इंडिया? हमारे साथ समित टिक्कू, आप नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। समित टिक्कू साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आरिफ खान, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट्स के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरिफ खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरिफ खान जी, एक तस्वीर हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं जो पौड़ी के सरकारी स्कूल की है, जहाँ पर छतें टूटी हैं, शौचालय टूटे पड़े हुए हैं, जहाँ पर बच्चियों को जंगलों में शौच के लिए जाना पड़ता है। तमाम बातें दूसरी तरफ है, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे, लेकिन एक ज़मीनी हकीकत है। आरिफ खान, सबसे पहले क्या कहेंगे इन तस्वीरों को लेकर? ये तो आपने पहाड़ की तस्वीरें दिखाई हैं साहब, यहाँ देहरादून की तस्वीरें दिखा दी जाएंगी और ये तस्वीरें यही चैनल के माध्यम से ही दिखाई जाएंगी। मैं चाहूंगा आरिफ खान जी थोड़ा सा आप तेज बोले ताकि कि आपकी आवाज़ दर्शकों तक पहुंच सके। थोड़ा सा तेज बोलिए और देहरादून की जो हकीकत आप बता रहे हैं आप बताइए। आपको हकीकत चाह रहा हूँ, आपसे सरकार को भी रूबरू लोग करते हैं, दूर करते हैं, मतलब की बात करते हैं, मैं की हकीकत की बात करती हूँ। और शिक्षा विभाग के 3 किलोमीटर के दायरे में तो वहाँ स्कूल की हालत इतनी जर्जर है। यहाँ तो पहाड़ में लड़की निकालने के लिए झाड़ी में जा रही हैं। यहाँ आप के नाक के नीचे ही बच्चों को झाड़ी का सहारा लेना पड़ता है। और कई बार की स्थिति मैंने स्वयं खींच के एवं शिक्षा मंत्री महोदय को तय करी है, मैं सबको तय करके कि यह क्या हमारे बच्चों के स्कूलों की हालत है। जैसे एक अखबार के माध्यम था, स्कूल खुले और वहाँ लबालब जल पानी लेने उसकी है। इससे पूर्व भी अभी जिला शिक्षा सचिव हमने बैठक करी स्कूल पर और ये लोग के नुमाइंदे भी थे। वहाँ भी हमने एक बात कि भाई एक बात में 1.5 साल बोल रहे हैं, इसकी तैयारी कितनी है? ये बात तो आपका शिक्षा ये कह रहा है कि बजट ही नहीं है कि सैनिटाइज करा सकें या अन्य कोई सकें। दूसरी बात यह है कि जो 1.5 है इसमें गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जर्जर है, बच्चे के जाएंगे होंगे तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? वहाँ सरकार ने जो ये भी लोग होने ये भी बहुत हासिल की बात बताइए। आरिफ खान जी, आपकी आवाज़ रुक रुक के आ रही। मैं चाहूँगा कि आरिफ खान जी की आवाज़ को दुरुस्त किया जाए। बहुत अहम बातें और बहुत बड़ी बातें उन्होंने साफ तौर पे जिसकी तरफ इशारा किया है, देहरादून के स्कूलों को भी तस्वीर उन्होंने साफ तौर पे बताई। और हमारे साथ समित टिक्कू, आप प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। समित टिक्कू जी, एक तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, स्कूल खोल दिए गए हैं, ना कहीं सैनिटाइज़र और इन तमाम चीज़ों की तो बहुत दूर की बात है। जब सर पे सरमाया ही ठीक ना हो तो फिर ये सब चीज़ें तो फिर बहुत बौनी नज़र आती हैं। क्या कहेंगे समित टिक्कू जी इन तस्वीरों को लेकर, और इसके पीछे बड़ी वजह आम आदमी पार्टी को क्या नज़र आती है? मैं चाहूँगा कि बताएं। दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का, क्योंकि अगर देखा जाए तो शिक्षा का उद्देश्य अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने का है। और यहाँ तो हमारा पूरा जो सरकारी का जो सिस्टम है वही अंधकार में पड़ गया। सबसे पहली जो है कि सरकार को एक प्राथमिकता डिसाइड करनी चाहिए कि क्या प्राथमिकता है। तो अभी तक वो ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि एजुकेशन जो है वो एक प्राथमिकता होनी चाहिए, वो एक मूल सुविधा अच्छे से देने का प्रयास होना चाहिए। मैं इस पे आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि जब हमारी दिल्ली में सरकार बनी 2015 में,
तो सबसे पहले बजट का 1/4 हिस्सा हमने एजुकेशन पे दिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी और हमारे मुखिया केजरीवाल जी की हमेशा ये सोच रही है कि जितने ज्यादा हम लोग अवेयर रहेंगे, जितने ज्यादा हम लोग एजुकेटेड रहेंगे, उतना ही इस देश को हम आगे ले जा सकते हैं। अगर आप यहाँ उत्तराखंड के स्कूलों की हालत देखें तो शौचालय की कमी है, कहीं पे टीचर्स है तो बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो वहां पे टीचर्स की कमी है, कहीं फर्नीचर की कमी है। तो अब अभी भी जिस तरह से स्कूल खुले हैं और जिस तरह से एकदम एक एब्रप्ट जैसे ओपनिंग ऑफ द स्कूल कहना चाहिए कि इसमें एसओपीज में है कि आप भोजन भी वहां पे नहीं कर सकते, अब घर से बच्चा निकला और वो भोजन नहीं करे, तो इस पे पहले कुछ एक चर्चा होनी चाहिए थी किस तरह से इन सारी चीजों को हम एक मॉडल रोल क्या कहते हैं पहले स्पेसिफाई करते कि क्या चीजें हैं, कहाँ पे हम जो है वो कहाँ कमियां आ रही है, कहाँ पे पॉजिटिव चीजें हैं। तो एक मुझे विल का एक इशू लग रहा है, एक विजन का एक इशू लग रहा है, जिस वजह से मतलब समीर टिक्कू जी, आपका कहना है कि इच्छा शक्ति नहीं है, सरकारें आई गई लेकिन शिक्षा व्यवस्था को लेकर वो सजग नहीं दिखाई दी। आप इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या समझेंगे स्टेट का कि आज तक एक शिक्षा मंत्री दूसरी बार विधायक भी नहीं बन पाए। तो अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा विजन में, हमारे रोड मैप में आज तक पिछले 20 साल से शिक्षा एक प्राथमिकता ही नहीं रही। तो अगर क्या कहते हैं, अभी अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि एक यहाँ पे अटल उत्कर्ष विद्यालय बनाए गए कि हर ब्लॉक में 2 अटल उत्कर्ष विद्यालय सीबीएसई से एफिलिएटेड होंगे, मान्यता भी है। हेलो, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? समीर टिक्कू जी, आपकी आवाज आ रही, शायद शोर आ रहा है लेकिन आपकी आवाज साफ आ रही, बोलिए। तो अटल उत्कर्ष विद्यालय एक तरीके से मजाक किया गया। अभी आप देखें कि कई अब मैं कहीं पर वो न्यूज पढ़ रहा था कि कुछ छात्रों ने अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने से मना कर दिया कि अगर हम एक क्लास तक हिंदी में पढ़े हुए हैं तो आगे हम अंग्रेजी में कैसे पढ़ेंगे। तो एक पूरा का पूरा एक विजन हमें देखना चाहिए था, कैसे चीजें सुचारू रूप से चल सकती है। कोई नए पद सृजित नहीं किए गए। इस समय सबसे बड़ी दुर्दशा जो है पहाड़ों के विद्यालयों के लिए। तो समीर टिक्कू जी, ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन बड़ी बात उन्होंने कही कि विजन और इच्छा शक्ति की कमी नजर आती है, ऐसा आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता का साफ तौर पे कहना है। और यही बहुत बड़ी वजह है कि शिक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, जिसकी वजह से स्कूल बदहाल। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए हम चर्चा जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जन जन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध छत्तीसगढ़ सरकार। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना से अब तक 8.5 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज। 41 लैब टेस्ट वाले 60 मोबाइल वैन की मदद से 14 नगर निगमों में लगे 13,850 कैंप। 1,20,000 से ज्यादा को मिली मुफ्त लैब टेस्ट सुविधा। हाट बाजार क्लिनिक से समाज के आखिरी छोर तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की अभिनव पहल से सुदूर वनांचल के 90 लाख से ज्यादा मरीज लाभान्वित। 1600 से ज्यादा हाट बाजार क्लिनिकों से अब तक 8 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज। छत्तीसगढ़ हेल्थ मॉडल के मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान को यूएनडीपी और नीति आयोग से मिली सराहना। बीजापुर में मलेरिया के केस 71% और दंतेवाड़ा में 54% हुए कम। मई 2020 और मई 2021 के बीच मामलों में आई 39% की कमी। नीति आयोग ने बताया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे बेहतरीन अभियानों में से एक। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे।
विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शिक्षा पर सवाल स्कूल बहरहाल, जिस पर हम बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता समित टिक्कू जी को सुना, जहां पर उन्होंने विजन और इच्छा शक्ति की बात करी। हमारे साथ विधायक विनोद कंडारी, भाजपा नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद कंडारी जी, बहुत बहुत स्वागत है। भुवन कापड़ी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवन कापड़ी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीधे विनोद कंडारी जी की तरफ रुख करते हैं। विनोद कंडारी जी, जो तस्वीर इस वक्त दर्शकों को हमने दिखाई, जहां पर सैनिटाइजर की तो बहुत दूर की बात है, छतें स्कूल की टूटी हुई हैं, शौचालय नहीं है, जंगलों में बच्चियों को जाना पड़ रहा है शौच करने के लिए। क्या ऐसे इंडिया को पढ़ना था? विनोद कंडारी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? विनोद कंडारी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आप मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। क्या कहेंगे इन तस्वीरों को लेकर? सरकारी अस्पतालों, सरकारी स्कूलों की जो माफ कीजिएगा दुर्दशा बनी है। आपने मेरी विधानसभा से शुरुआत की है। हाँ। और मैं आपको अभी आधा घंटे में उस विद्यालय का वीडियो भेज रहा हूं जहां मैंने विधायक निधि से शौचालय बनाया, जिस विद्यालय का आपने जिक्र किया है। मैं अभी भेजने वाला हूं आपको। मैंने अपनी विधायक, जब मैं विधायक बना था, मैं उस विद्यालय में गया था, और मैं आपको थोड़ी देर में उसी विद्यालय का वीडियो भेजने वाला हूं जिसमें मैंने विधायक निधि से शौचालय बनाया है। मैंने 2 लाख रुपए का वहां फर्नीचर दिया है, 4 दीवारी की है, और अभी मैंने पिछले हफ्ते खनिज न्यास निधि से 30,37,000 रुपए वहां पर स्वीकृत कराए हैं। RWD को पैसा ट्रांसफर भी हो गया है। मेरा केवल एक आपसे, अभी आर्य जी कह रहे थे, हमारे अभी बड़े भाई हमारे, उनके गांव में ही भगवान भल्ले गांव में मैंने एक बिल्डिंग बना के तैयार किया है, उसका फोटो भी मैं आपको भेजूंगा। मेरा केवल एक निवेदन आपसे यह है, जिसने भी आपको ये भेजा है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको। नहीं तो विनोद जी, ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, क्या मैं भेज रहा हूँ? नहीं, देखो मैंने आप तो भेज रहे हैं, लेकिन हम जो दिखा रहे हैं तो क्या वो झूठ है? नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, शौचालय की आपने बात की ना, मैं आपको थोड़ी देर में भेजने वाला हूं आपको। मलेथा ही इंटर कॉलेज का, जहां मैंने विधायक निधि से शौचालय बनाया है। कमियां हो सकती है, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, मगर आपने कहा शौचालय नहीं है। मैं आपको थोड़ी देर में वीडियो भेजूंगा कि जहां मैंने विधायक निधि से मलेथा माधव सिंह भंडारी के इंटर कॉलेज में मैंने विधायक निधि से शौचालय बनाया। अगर मैं मान लेता हूं, चलिए आपने विधायक निधि से एक जगह शौचालय स्कूल के बना दीजिए, तो क्या मैं ये मानूं कि उत्तराखंड के तमाम स्कूलों की जो दशा है वो बेहतर हो जाती है? मैंने आपसे क्या कहा, आपने जो न्यूज उठाई है मेरी विधानसभा से उठाई है, और आपने कहा मलेथा में शौचालय नहीं है, यही कहा ना आपने। हाँ। और मैं आपको थोड़ी देर में वीडियो भेजने वाला हूं जो मैंने विधायक निधि से शौचालय बनाया वहां पर। मैंने वहां पर फर्नीचर दिया है, मैंने वहां पर रास्ता बनाया है, वहां पर उसकी स्कूल की 4 दीवारी कराई है। अभी मैंने स्मार्ट क्लास के लिए विधायक से पैसा जारी किया है, और अभी 30,37,000 रुपए मैंने खनिज न्यास निधि से कक्ष के, जो उन्होंने मुझे डिमांड की थी गांव वालों ने, मैंने 30 लाख रुपए जारी कर दिया है। अगर आपको वो भी कागज भेजना है, मैं आपको भी भेज देता हूँ। नहीं विनोद जी, मेरा ये कहना है, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। आप नहीं, आपको मेरी बात का जवाब देना पड़ेगा। नहीं, हम तो तस्वीरें दिखा रहे हैं महोदय। विनोद जी, हम तो तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम तो बोलने को तस्वीरें खुद बोल रही, हम नहीं बोलेंगे। हमारी तस्वीरें खुद ब खुद बोलेंगी, ये टूटी छतें बोलेंगी, ये टूटे शौचालय के दरवाजे बोलेंगे। आपने कहा हमें बोलने की जरूरत नहीं है महोदय, ये तस्वीरें खुद ब खुद बोल रही हैं, आपके क्षेत्र की तस्वीरें। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, आपने कहा वो शौचालय नहीं है, कहा ना आपने। मैंने खुद अपनी विधायक से पैसा दिया है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहा, देखो मैंने आपसे कहा ये डिबेट है, कमी हो सकती है, अच्छाई बुराई हो सकती है, मैं इसके 2 मत नहीं कर रहा हूं। मैं हमेशा किसी बात को सकारात्मक ढंग से बात करता हूं, और
मैंने आपसे कहा विद्यालय का, अभी आप आर्य जी कह रहे थे, इनसे पूछना कि आप पिछली सरकार में आपके तत्कालीन मंत्री थे, आपके गांव का विद्यालय भल्ले गांव विद्यालय है, वहां पर घोषणा की क्या विद्यालय बना? मैंने अभी देख लीजिए उनके यहाँ देखिए विनोद जी हम बार बार तस्वीरें दिखा रहे हैं, और चाहे तो एक बार फिर से अगर आपके पास कहीं टीवी हो तो आप देख भी सकते हैं। शौचालयों की दुर्दशा जो है, शौचालय बने लेकिन उनकी जो कंडीशन है उससे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है, और बच्चियों को जो है जंगल में जाना पड़ता है शौच करने के लिए। देखिए आपने, देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपने का शौचालय नहीं है वहां पर, ठीक है, कमियां हो सकती है, मैं नाम नहीं कह रहा हूँ, मगर जहां तक आपने कहा, मैंने अपनी विधानसभा में स्कूलों के नाम गिना रहा हूं। तो विनोद जी ऐसे शौचालय का हम क्या करें जिसको इस्तेमाल नहीं करा जा सकता है, या ऐसे हम चीजों का क्या करें? देखिए आपने, अगर आप किसी चीज को बना रहे हैं, उसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, तो क्या वो तो सिर्फ ताबूत बना खड़ा हुआ है? उसका इस्तेमाल क्या किया जा सकता है? देखिए आपने कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपकी बात से कोई नाराज नहीं हूं, मेरे कहना यह है, विद्यालय आपने बात की, मैंने भैया मैंने अपनी विधानसभा में कोई शौचालय दिया होगा, अभी तो विद्या मुझे 4-4.5 साल हुआ, मैंने 2-2.5 साल पहले पैसा दिया होगा, ठीक है ना, तो मैं बात करूंगा, आप मेरे संज्ञान में बात है, मैं व्यक्तिगत जाकर निरीक्षण करूंगा, ठीक है ना, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मैं पीछे नहीं हट रहा हूं बात से, मगर जहां तक आपने कहा विद्यालय के लिए, ठीक है। आरिफ खान कुछ कहना चाहते हैं, आरिफ खान क्या कहना चाहेंगे, आप बोलिए। विनोद जी की बात से सहमत जी क्षेत्र में का, लेकिन मैं यहाँ उनकी बात कर रहा हूँ, देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी है, और शिक्षा विभाग की 3 किलोमीटर के खान साहब विनोद जी मैं अपनी बात ये कह रहा हूँ, इन्होंने नहीं मैं आपकी बात से, आपने कहा मैं, इन्होंने मेरे विधानसभा का विद्यालय उठाया, मैं उसने बात जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आप अपनी बात का जवाब वहां दे रहे हैं, लेकिन मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ कि सरकार को पहले इन को जो सुविधाएं हैं उनको पूरा करना चाहिए था, उनके विषय में सोचना चाहिए था, उसके बाद स्कूल खोलना था। जब 18 महीने स्कूल बंद रहे हैं, तो अगर 3 महीने बंद और रह जाते, नए सेशन से किए जाते, तो मुझे लगता है तब तक सरकार के पास एक बजट भी आता, और कहीं ना कहीं ये कोरोना का जो अभी दौर चल रहा है इसमें भी हल्का हो जाता, और बारिश रुकने के कारण जो बारिश रुक जाती है उसके बाद साफ सफाई भी आराम से हो जाती, तब बच्चे अगर स्कूल जाते तो मुझे लगता है बच्चे काफी हद तक सुरक्षित हो सकते थे। लेकिन सरकार की जनपद है उसका अभी बाकी मामला आया कि वहाँ पर हुआ है, देहरादून में यही बात आरिफ खान ने जो बात कही कि स्कूल खोलने से पहले कम से कम स्कूल खोलने वाली तैयारी तो करनी चाहिए थी ना विद्युत कंडारी जी। अगर शौचालय बनाए, अगर बने थे, मान लीजिए वो कई लंबे वक्त से बंद पड़े थे, तो उनको दुरुस्त करना चाहिए था। मैंने जो बात आपने शुरू की, आपने मेरी विधानसभा में बात शुरू की थी, मैंने इसलिए उस बात का जवाब दिया, और मैंने आपसे कहा कि हमने अपने विधानसभा में बहुत सारे स्कूल बनाए हैं, नए विद्यालय बनाए हैं, मैं एक तरफ से आपको सूची दे सकता हूं, आप उनका निरीक्षण कर सकते हैं, कार्य चल रहा है, किसी में पूर्ण हो चुका है, किसी में कार्य पूर्ण होने वाला है, एक एक नाम करके आपको डिटेल में बता सकता हूं, और आप जा भी सकते हैं। विधायक जी आप कह रहे थे आपने विद्यालय बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है, और हमने आपसे कहा कि हमारी सरकार ने अटल जो विद्यालय बनाए हैं उसमें टीचरों की स्कैनिंग की है, स्कैनिंग करने के बाद टीचरों को वहां भेजा गया है, उनकी प्रक्रिया हमारी सरकार ने पूरी कर दी है। मेरी विधानसभा में डांगचोर इंटर कॉलेज बना है, कीर्तन इंटर कॉलेज बना है, आपने पौड़ी खाल इंटर कॉलेज बना है। जी ठीक है भुवन कापड़ी जी आप क्या कहेंगे? भुवन कापड़ी जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद हो सकता है म्यूट हो गया, अनम्यूट कर दीजिए उसको। तो आएंगे और भुवन कापड़ी से भी सवाल का जवाब लेंगे। फिलहाल यहां पर रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जन जन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध छत्तीसगढ़ सरकार। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना से अब तक 8.5 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज। 41 लैब टेस्ट वाले 60 मोबाइल वैन की मदद से 14 नगर निगमों में लगे 13,850 कैंप।
1,20,000 से ज्यादा को मिली मुफ्त लैब टेस्ट सुविधा। हाट बाजार क्लिनिक से समाज के आखिरी छोर तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की अभिनव पहल से सुदूर वनांचल के 90 लाख से ज्यादा मरीज लाभान्वित। 1600 से ज्यादा हाट बाजार क्लिनिकों से अब तक 8 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज। छत्तीसगढ़ हेल्थ मॉडल के मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान को यूएनडीपी और नीति आयोग से मिली सराहना। बीजापुर में मलेरिया के केस 71% और दंतेवाड़ा में 54% हुए कम। मई 2020 और मई 2021 के बीच मामलों में आई 39% की कमी। नीति आयोग ने बताया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे बेहतरीन अभियानों में से एक। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो शिक्षा पर सवाल, स्कूल बदहाल हैं, जिसकी बात आज देवभूमि के दंगल में हम कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अहम मसला है, बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे देश के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। और तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भुवन कापड़ी जी जुड़े। भुवन कापड़ी जी, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। भुवन कापड़ी जी, क्या कहेंगे? भाई, सत्ता में आप भी रहे, कांग्रेस रही, बीजेपी रही, लेकिन नहीं बदली, तो स्कूलों की तस्वीर नहीं बदली। देखिए, मैं सबसे पहली बात आपसे कहना चाहता हूँ, अगर हमारे कांग्रेस पार्टी का अगर कार्यकाल आप देखेंगे तो शिक्षा में ऐसे अभूतपूर्व कार्य हमारे कार्यकाल में हुए हैं। अब आप बात जो है दिल्ली और उत्तराखंड की करेंगे तो उसके परिप्रेक्ष्य में सब मामला अलग है। जब नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार थी तो हमारे इस उत्तराखंड में अगर हम 12th तक की शिक्षा की बात करें तो कई प्राइमरी स्कूल, 8 तक के स्कूल, 10th के और कई स्कूलों का उच्चीकरण होकर कई नए इंटर कॉलेज बने, वो सैकड़ों की संख्या में। सभी जगह शिक्षकों की संख्या पूरी रही और हमेशा शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। उच्च शिक्षा की बात करें तो 40 से ज्यादा नए डिग्री कॉलेज उत्तराखंड में खोलने का काम तिवारी जी ने किया। और बात करें हरीश रावत जी की सरकार की, तो उस शिक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त करना, उनमें टीचरों को पहुंचाना, चाहे वो गेस्ट टीचर के रूप में हो, वहां तक शिक्षक को पहुंचाना, सारे जो 10th के स्कूल थे उनका उच्चीकरण करना और हर तहसील में एक तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देते हुए पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलना। आप शिक्षा के क्षेत्र में कहीं इसे पीछे नहीं कह सकते। आपसे मैं एक दूसरी बात कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम एकल विद्यालय चला रहे हैं, शिक्षा को गांव तक ले जा रहे हैं, एक भी बच्चा असाक्षर न रह जाए उसके लिए हम ड्यूटी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ जहां कांग्रेस पार्टी ने गांव-गांव, घर-घर तक 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राइमरी स्कूल और 3 किलोमीटर की दूरी में 8 तक का स्कूल, फिर इंटर कॉलेज डिस्टेंस वाइज खोल रखे हैं। ये आज प्राइमरी स्कूलों का एकीकरण कर शिक्षा को बच्चों से दूर करना चाह रहे हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं भाई हम एकल विद्यालय चलाकर जो है कि शिक्षा को लोगों के नजदीक ले जा रहे हैं, दूसरी तरफ प्राइमरी स्कूलों को एकीकरण कर 5-5, 6-7 किलोमीटर दूर बच्चों से ले जाकर बच्चों को शिक्षा से दूर ले करने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और अपने कार्यकर्ता तैयार करने के लिए ये बच्चों के भविष्य के साथ और हमारे नए नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, रमसा के तहत पिछली हमारी सरकार में, जिसमें रमसा में लगे हुए लोगों का 80% तनख्वाह केंद्र सरकार देती थी, 20% तनख्वाह राज्य सरकार देती थी। रमसा की ग्रांट भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई तो उसे बंद कर दिया। ये कांग्रेस की शिक्षा के प्रति जागरूकता है, ये कांग्रेस पार्टी का विजन है कि सारे उन रमसा के कर्मचारियों को राज्य सरकार में लाकर उनको जो है सुरक्षित रखने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं फिर, शिक्षा के बारे में जितनी दूरदृष्टि कांग्रेस की है वो किसी की नहीं है।
बात करूंगा मैं आम आदमी पार्टी की, वो शिक्षा की बात करते हैं, तो आज भी आप उस दिल्ली का डिटेल निकाल लीजिए, जितने स्कूलों की रंगाई पुताई उन्होंने करी है वो सारे शीला दीक्षित के टाइम पे, कांग्रेस के टाइम पे वो बने हैं। जो वहां पे शिक्षा व्यवस्था है वो उस समय की है। आप ये समझिए कि जो व्यवस्थाएं कांग्रेस की चल रही थी, कांग्रेस जो है शिक्षा को लोगों के घर तक पहुंचाना, बच्चों को विद्यालय और संस्थान देना, ये कांग्रेस का काम था। उसको प्रचारित करना कांग्रेस का काम कभी भी नहीं रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का काम सिर्फ और सिर्फ प्रचारित करना है। आज आप दिल्ली में ठीक है भुवन कपाड़ी जी, मैं आऊंगा। ठीक है, आपकी बात आगे। समित टिक्कू जी क्या कहेंगे? ये उत्तराखंड के जो सरकारी स्कूल हम देख रहे हैं, विधायक बैठे हुए थे बीजेपी के, जिनको कहना था कि मैं वीडियो भेज सकता हूं, लेकिन एक तस्वीर हम भी दिखा रहे हैं जो हकीकत साफ तौर पे बयां कर रही है, लेकिन वो उसको मानने को तैयार नहीं है। भाई काम उन्होंने किया होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि काम करके छोड़ दिया। क्या कहेंगे समित टिक्कू जी इस पे? देखिए, जो सारी की सारी जो दो पार्टियों का अभी तक सिस्टम रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो इन्होंने प्रदेश में पिछले 20 साल से राजनीति की प्रयोगशाला तो बना ली है, परंतु स्कूलों से प्रयोगशाला कर। तो मेरा अगर ये मानना है कि बजाय शिक्षा में राजनीति डालने के, राजनीति में शिक्षा डाल देते तो आज हमारे बच्चों का भविष्य कहीं बेहतर हो चुका हो। मैं भी आपसे जो बात कर रहा था, इसमें सबसे पहली एक चीज है, चाहे कोई सरकार आई हो, हमें ये मानना पड़ेगा कि भाई एजुकेशन सिस्टम हमारा इस समय बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत, और इसमें जन सहभागिता, किन किन की सहभागिता की जरूरत है? इसमें टीचर्स चाहिए, इसमें सरकार, इसमें पेरेंट्स, इसमें स्टूडेंट्स। तो जब ये चार लोग मिलेंगे, मिलके जब ये कार्य एक साथ करेंगे, तब जाके हम शिक्षा के असली उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। अब जहां तक ये बात कह रहे थे हमारे कापड़ी जी, रंगाई पुताई एक बहुत छोटी सी चीज है। मैं ये मानता हूं कि हमें विजन एक रखना है। देखिए, दिल्ली में जैसे था, दिल्ली में हमें लगा कि भाई अभी सीबीएसई बोर्ड है, और क्योंकि दिल्ली की परिस्थितियां डिफरेंट है, वहां पे एक अलग तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए। कुछ जगह मतलब हमने जो अपनी शिक्षा देखी है, पूरे भारतवर्ष के लिए एक इन्होंने सिस्टम बना के रखा है। तो ये महसूस किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा कि दिल्ली के लिए शिक्षा अलग से थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए, तो एक दिल्ली के बोर्ड का गठन किया गया। अभी हमने 30 स्कूल, जिसमें से 10 सर्वोदय स्कूल और 20 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रैक्टिसेस वाले स्कूल हमने दिए, जो आईबी बोर्ड, इंटरनेशनल बैकलॉरेट बोर्ड के माध्यम से हमारे बच्चों को पढ़ाई करवाएंगे। तो हम लोगों ने ये मान लिया है कि अगर हमारी एजुकेशन 21वीं सदी पे पहुंच गई है, तो हम 20वीं सदी के तौर तरीकों से हम एजुकेशन नहीं करा सकते हैं। जो उत्तराखंड में अभी प्रेजेंट जो एजुकेशन का सिस्टम है वो चल रहा है, चाहे उसमें भाजपा की सरकार आई हो, चाहे उसमें कांग्रेस की सरकार आई। अगर हम अब देखें, हम यहाँ पे करते हैं, बात करते हैं सुगम और दुर्गम की, तो सुगम क्षेत्रों में अपनी सेटिंग और गेटिंग के फॉर्मूले से सारे शिक्षक जो है वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो वहां अगर देखेंगे तो हो सकता है कि बच्चों के नंबर कम हो और स्टूडेंट के नंबर ज्यादा हो, शिक्षकों के नंबर ज्यादा हो। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में जो परिकल्पना करी गई थी उत्तराखंड में पहाड़ी राजनीति, मैं आ रहा हूँ भुवन कापड़ी जी आपके पास। आज भी वो शिक्षा का स्तर जो हम अचीव करना चाहते थे, जिसलिए इस पहाड़ी क्षेत्र की परिकल्पना की गई थी, हम उसके आज भी हम उस शिक्षा के स्तर तक नहीं पहुंच पाए। आरिफ खान कुछ कहना चाहते हैं। आरिफ खान जल्दी से बोले, मैं आता हूँ भुवन कापड़ी जी आपके पास। कहना चाहता हूँ, अभी हमारे जैसे के पक्ष रहे हैं कि शिक्षक की जो अभिभावक, स्टूडेंट और की बात कर रहे हैं, इनसे एक सवाल है करता हूँ कि आप जो दिल्ली में लोग है वो बहुत अच्छा है, उसका कायल हूँ, लेकिन जब उत्तराखंड की पार्टी आई है, पार्टी ने आने की हमारे मनीष सिसोदिया हैं, आने के बाद एक शिक्षा क्रांति के नाम से एक प्रोग्राम किया। इसमें केवल 2 संचालकों को बुलाया, किसी अभिभावक को आए, अभिभावक का दर्द अभिभावक बताएंगे, स्कूल संचालक बताएंगे। आपने एक स्कूल, सरकारी स्कूलों के क्या कभी किसी
ये कहा है कि सेल्फी, मतलब किसी निजी स्कूल के खड़े होकर एक सेल्फी लेते हैं, इस स्कूल ने ये मनमानी की है, ये कोर्ट के आदेशों की अवमानना की है। हिम्मत किसी के अंदर करने के लिए अभिभावकों की स्टूडेंट्स का हित लेती हैं। रही मैं कांग्रेस सरकार की टाइम की बात करती हूँ, भुवन साहब बता रहे थे कि कांग्रेस सरकार ने किया है, लेकिन आयोग की बात हुई थी तो माननीय हरीश समय ही नियामक आयोग शिक्षा को लेकर जो उसी समय गया, चाहे वो सरकार हो या फिर सरकार हो, और तक वो ठंडे बस में पड़ा है, क्योंकि अगर नियामक है तो उससे मानियों पर अंकुश लग जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी चाहे आम आदमी की है, कांग्रेस पार्टी के अभिभावकों की सोच रही है, अभिभावकों के हित के विषय सबसे पहले निजी स्कूलों की जो मनमानी है उनकी अंकुश लगना चाहिए, और सरकारी स्कूलों में जो बढ़ावा होना चाहिए। जो अभिभावक हमारी तरफ सरकारी स्कूलों की तरफ जाए, ना कि निजी स्कूलों की तरफ जाए, मेरा ये मानना है आम बात है। और करें बीजेपी की बात, अभिभावकों का दर्द केवल समझते हैं, अगर अभिभावकों अभिभावक होगा और ये आप मनोवाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बोल रहे हैं इतनी आम आदमी पार्टी ने कौन या कांग्रेस की बात कौन सा हाई कोर्ट की ना होगी, हाई कोर्ट इस पार्टी में। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारे आम आदमी के प्रवक्ता जी ने कहा कि भाई सेटिंग गेटिंग, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बोल कापड़े जी। सेटिंग गेटिंग से जो है कि लोग नजदीक में सुगम और दुर्गम पे ट्रांसफर करा ले रहे हैं। तो मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूं, सुगम, दुर्गम, अति दुर्गम, ABCD 4 क्लासों में पिछली बार कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जहां शिक्षा के ट्रांसफरों को बांटा गया। उसमें नंबर फिक्स किए गए कि जो 12 साल 13 साल अति दुर्गम में है, हर साल के नंबर जोड़कर जो 14 नंबर क्रॉस करता है उसका ट्रांसफर होगा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अपनी सेटिंग गेटिंग की गोटियां नहीं बिठा पा रही है और अपने चहितों को पहाड़ से बहुत कम मात्रा में आगे पीछे कर पा रही है, तो सिर्फ उसी नीति का है जो कि कांग्रेस की पिछली सरकार में बनाई गई है। तो आप ये समझिए कि कांग्रेस शिक्षा के प्रति लगातार जागरूक रही है और आगे ले जाने का काम किया है। ये जब उत्तराखंड बना था तो इस उत्तराखंड में चाहे आप प्राइवेट एजुकेशन कहिए, चाहे आप सरकारी एजुकेशन की कहिए, उनको आज जो स्थान देने का काम किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज डीम्ड यूनिवर्सिटी भी अगर कहीं यहाँ स्थापित है तो वो कांग्रेस की सोच है। यहाँ आज जो है कि नहीं भुवन कापड़े जी, अगर आपका कहना है कि भाई बीजेपी शिक्षा व्यवस्था को लेकर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, दुर्दशा है, तो उसको लेकर आप मुद्दा क्यों बना के सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल उसका मुद्दा क्यों नहीं बना रहे? हमने तो कभी नहीं देखा आपको। आपके अब देखिए, अब मैं आपसे क्या कहूँ कि चैनल तो कहाँ देख पा रहे हैं भाजपा के अलावा किसी और को? कहीं पोर्टल पे देखना हो तो देख सकते हैं। नहीं तो क्या अपने आपने ट्विटर पे सीमित कर लिया है क्या सर? ट्विटर और पोर्टल पे और सोशल नेटवर्किंग साइट पे सीमित कर लिया है। आपने जो ये चैनल है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अलावा सारे लोगों को जो है इन ब्लॉकों पे सीमित कर दिया है, क्योंकि यहाँ तो जो मालिक ने कहा यस वही हुआ। अभी हमारे खटीमा में उच्च शिक्षा को लेकर 21 दिन का धरना चला है, अमरण अनशन किया है अलग अलग चरणों में लड़कों ने। आपके कहीं मीडिया ने उसको दिखाया? 21 दिन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूरे उत्तराखंड में आज यूजीसी का बहाना देकर 25% एडमिशन की फीस एडमिशन कर दी है इन्होंने। जहां 1000 बच्चों के जो है डिग्री कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन होते थे, वो 4000 से घटकर उसको 1000 कर दिया है। आपने इतना हल्ला पूरे प्रदेश में सारे छात्र नेता उठा रहे हैं, सारे लोग उठा रहे हैं, कहीं आपके चैनल ने उसको दिखाने का काम कीजिए। देखिए, मीडिया तो किसी को ये ना कहे कि आप सड़कों में नहीं आए, आप नहीं आए। आज सिलेंडर लेके सारे लोग सड़कों में आ रहे हैं, लेकिन आपने नहीं दिखाए होंगे। वो स्मृति ईरानी नहीं हम सब दिखाते हैं भुवन कापड़ी जी, हम हर मुद्दे को दिखाते हैं, इसीलिए हम प्राथमिक विद्यालय की जो तस्वीर है वो भी दिखा रहे हैं। अरे आप 21 और आपको बोलने का मौका भी दे रहे हैं। देखिए, 21 दिन का आंदोलन पूछिए उनसे। आप जो है कि आप जो है शिक्षा की लचर व्यवस्था में बोल रहे हैं, तो आप
ठीक है भुवन कापड़ी जी होने चाहिए, ज्ञापन देने जा रहे हैं सीटें बढ़ाई जाए करके। मैं सिर्फ खटीमा की बात करूं तो कांग्रेस की सरकार में एमएससी के 5 विषयों में 233 सीटें थी, जो आज सिर्फ 97 रह गई। तो सिर्फ 97 रह गई, उसके लगातार आंदोलन चल रहा है। कौन सा न्यूज सहयोग कर रहा है? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भूमिका एक नेता से आप रखते हैं, कहा जाता है कि भाई मीडिया चौथा स्तंभ है, उतनी भूमिका आपकी भी है। एक नेता बोल रहा है, महंगाई के खिलाफ नेता लगातार बोल रहे हैं, मीडिया दिखा नहीं रहा है। अब सब दिखाते थे, अगर मीडिया पूरा वित्त पोषित हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो हम जैसे आम पार्टी के लोग हैं, जिन लोगों ने कि भाई जनता को लूटा नहीं है और जो है कि जो साधारण तरीके चल रहे हैं उनको दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, जितनी जिम्मेदारी भुवन कापड़ी की है या और हमारे भाइयों की है जो हम बैठे हुए हैं यहाँ डिबेट में, उससे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है। और मैं आज जो आपने ये पहल करी है इसके लिए आपकी तारीफ भुवन कापड़ी जी, हमारी जिम्मेदारी है, तभी हमने आपको बुलाया है और विधायक जी को भी बुलाया और सरकारी स्कूलों की तस्वीरें रखी। समित टिक्कू जी, इस पहल के लिए, इस सराहनीय पहल के लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि आपने बहुत अच्छी शुरुआत करी और जो मूलभूत मुद्दा उसे उठाया। ठीक है, मैं आऊंगा और आगे भी सवाल जवाब का दौर जारी रहेगा। तो शिक्षा पर सवाल है, स्कूल बदहाल है, स्कूलों की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। नौकरशाही के रंग हो या कुर्सी की लाचारी, सब कुछ दिखेगा यहाँ। देखिए बस रात दरबारी, शनिवार और रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ के न्यूज पर मनीष पांडे के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो शिक्षा पर सवाल, स्कूल बेहाल है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, जिस पर हम बात कर रहे हैं कि आखिर उत्तराखंड में जो सरकारी स्कूलों की दुर्दशा, स्कूल तो खोले गए हैं लेकिन ऐसा नहीं लगता कि आपको इनको लेकर तमाम तैयारियां करने की ज़रूरत थी। शौचालय दुरुस्त नहीं है, सैनिटाइज़र की व्यवस्था नहीं है, बच्चों की ज़िंदगी जिसे कह सकते हैं वो दांव पर है, लेकिन ये देखने वाला जो है वो कोई नहीं है उत्तराखंड में। आरिफ खान और तमाम गेस्ट भी हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन ये स्कूलों की तस्वीरें आप देखिए। थोड़ी देर पहले बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे जो कह रहे थे हमने अपनी निधि से तमाम काम किए। आप देख सकते हैं स्कूल शौचालय के अंदर पेड़ उगे हुए हैं, दरवाजे खुल नहीं रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर देखने वाला कोई नहीं है। उनका कहना था। आरिफ खान के पास चलते हैं। आरिफ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, मैं चाहूँगा कि थोड़ा तेज़ बोले, आपकी आवाज़ पहुँचे हम तक। मौजूदा वक्त में उत्तराखंड में जो सरकारी स्कूल हैं और उनकी जो दुर्दशा है, इसके पीछे सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या नज़र आती है? क्या इच्छा शक्ति की कमी है, या पूरी तरह से सिस्टम फेल हो चुका है, या शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान ही नहीं रह गया है? मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा, ना तो सिस्टम फेल हुआ है, ना ही इसमें विजन की कमी है। सबसे बड़ी जो कमी रही है वो अभिभावकों के अंदर निजी स्कूलों की तरफ, ये सबसे बड़ी कमी है। अगर आज हमारे बच्चे नहीं, अभिभावक निजी स्कूल तो तभी लेके जाएंगे जब सरकारी स्कूलों की दुर्दशा हो जाएगी, तो उनकी मजबूरी बन जाती है सर, वो निजी स्कूल की तरफ रुख करते हैं। अगर निजी सरकारी स्कूल ही बेहतर हो तो अभिभावक क्यों जाए सर? मैं आपको एक बात, एक ताजा उदाहरण देना चाहता हूँ। सरकारी स्कूलों की आज दुर्दशा के पीछे मुख्य कारण है वो अभिभावक, और सरकारी स्कूल की जो सरकार की अपनी मंशा है उसको मंशा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अलग अलग सरकार आई है, अलग अलग काम हुए हैं। भी जो सरकारी स्कूलों की तरफ लोगों का रुझान हुआ है और निजी स्कूलों की तरफ देखा हुआ है, उसके पीछे मुख्य कारण अभिभावक है। मैं अभी ताजा उदाहरण की बात कर रहा था। मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ, आज 28 साल पहले मैंने स्कूल को सुना,
और अगर हम उस स्कूल को छोड़ ही देंगे तो जब हमारे संबंध में 5 बच्चे हुआ करते थे, आज केवल क्या उसमें रहे 282। मैंने आज 28 साल बाद उस स्कूल के अंदर एक भी प्रोग्राम किया, जितना हमारे पुराने स्टूडेंट्स सबको लेकर आए, वहाँ पे उसको इकट्ठा किया गया कि देखिए स्कूल की व्यवस्था क्यों ऐसी हुई है कि आज अभिभावक अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता और वो इतना बड़ा प्रांगण सब, लेकिन जो एक आ रही है, हर अभिभावक अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता है। उसका पीछे रीजन है कि सरकारी स्कूल धीरे धीरे सरकार ने भी स्कूलों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है। और जो सरकारी जिसे कहते हैं कि निजी का जो टीचर होते हैं, हम अपने बच्चे को जो टीचर 1 लाख रुपए फीस दे रहा है, वो अपने बच्चे को उनके पास ट्यूशन के लिए भेज रहा है और उस हल्के स्कूल में भेज रहा है कि जहाँ टीचर को ही 10-12 हज़ार रुपये फीस मिलती है। तो इसकी कहीं ना कहीं मुख्य कारण है अभिभावक की उदासीनता और सरकार का निजी स्कूलों को ज्यादा बढ़ावा देना, क्योंकि मुख्य अतिथि बनके वो सरकारी स्कूल में नहीं जा सकते हैं। लेकिन ठीक है आरिफ खान जी, ठीक है आरिफ खान समीर टिक्कू, जो आरिफ खान ने अपनी बात रखी, क्या आप उससे सहमत हैं? देखिए, अगर हमें लाइन लंबी खींचनी है, क्यों ना हम अपना सरकारी स्कूलों का सिस्टम, जैसे आपने अगर दिल्ली में देखा है तो हमने विभिन्न लेवल पे स्कूल बनाए थे, ठीक है, उनकी लाइन लंबी खींच। अगर आप स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में देखेंगे तो कई ऐसे वहां पे स्कूल हैं जहाँ पे लोगों ने प्राइवेट स्कूल से निकाल कर और उन स्कूलों के लिए और लाइन लगती है कि वहाँ पे उनके एग्जाम्स हो रहे हैं, उनकी चीजें हो रही हैं। तो सबसे बड़ी मैं मानता हूँ एक चीज, क्यों और क्यों नहीं में सोच का फर्क। एक बार अगर हम सोच लें कि हमें शिक्षा व्यवस्था, सबसे बड़ी चीज है, उस सोच को कैसे लाएंगे कि पहले हमें प्राथमिकता पे लाना होगा कि हाँ भाई शिक्षा, अगर मेरे बच्चे शिक्षित हो गए उसके बाद मुझे उनके लिए ना संपत्ति की जरूरत है, ना उनके लिए मुझे कुछ ज्यादा सोचना है, वो अपने लिए खुद रास्ते ढूंढ लेंगे। जिस दिन ये आ गई हमारे मन में इच्छा शक्ति, तो आप यकीन मानिए कि हम ये पूरा सिस्टम बदल देंगे। अगर दिल्ली में हो सकता है तो उत्तराखंड में भी हो सकता है। पढ़ा लिखा वहां से उत्तराखंड में हम लोगों के साथ एक दिक्कत ये आ गई है कि हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि ठीक है, हमने मान लिया कि सरकारी स्कूल में उनके साथ हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा शिक्षा को लेकर। अगर आप देखिए बेस्ट ऑफ द टीचर्स वो हमारे सरकारी स्कूलों में जाते हैं। आप अगर देखें तो कई जगह मैं देखता हूँ कि अच्छी खासा एरिया भी है जहाँ पे वो है। तो अब कहीं ना कहीं कैसे इनके लिए बजट निकाल के कुछ बिल्डिंग्स डेवलप की जाए, कुछ शौचालय डेवलप किए जाए, टीचरों को बिठाया जाए, उनसे कहा जाए कि आपके पास हम देश का भविष्य गिरवी रख रहे हैं, आप सिर्फ टीचर्स नहीं हो, आप जो है भविष्य करता हो। जिस दिन हम उनके अंदर ये चीजें डालेंगे, अगर हो सकता है कि 5 से 10 लोग ये कामचोरी करें, पर मेरा मानना है कि मेरे प्रदेश उत्तराखंड में 80% लोग निकल के आएंगे बाहर, दुगनी मेहनत करेंगे और शिक्षा में वापस वो एक मुकाम जो है वो देंगे, जो जिसके लिए जो नालंदा का विश्वविद्यालय और तक्षशिला का विश्वविद्यालय जिस शिक्षा के लिए भारत जाना जाता था, मैं कहता हूं कि उसकी शुरुआत हम उत्तराखंड से ही कर सकते हैं। बड़ी बात समीर टिक्कू ने कही कि शुरुआत की जा सकती है, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति की ज़रूरत है और वो इच्छा शक्ति फिलहाल दिखती नज़र नहीं आ रही है। और यही बहुत बड़ी वजह है कि उत्तराखंड में सरकारी स्कूल जो है वो बेदम साबित हो रहे हैं। अगर आप प्राथमिक स्कूलों को ही बेहतर कर दें, अगर आप जहनों को बेहतर कर दें, तो उस पर कोई दो राय नहीं है कि भविष्य बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि सब कुछ इंसान के हाथ में है और सब कुछ मुमकिन भी है। ऐसा कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। बस एक ज़रूरत होती है, तो मजबूत इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। लेकिन वो इच्छा शक्ति हम ये देखते हैं कि तमाम जगहों पर नज़र नहीं आती है, जिसकी वजह से इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आती है जिसको हमें दिखाना पड़ता है। आरिफ खान, जल्दी से लास्ट कमेंट। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यदि सरकार को सरकारी स्कूलों को बचाना है तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। जैसे कहा था कि भैया ऊपर स्कूल दिखा रहे हैं, पहाड़ छोड़िए, अभी राजधानी के अंदर स्कूलों की व्यवस्था देखिए, यदि इनको सुधार लिया जाए, थोड़ा सरकार भी सचेत हो जाए, तो मुझे लगता है कि अभिभावकों को रुझान की तरफ बन सकता है। तो आरिफ खान को आपने सुना। आरिफ खान ने भी यही साफ तौर पे बात करी कि
फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ खान हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। विधायक विनोद कंडारी जी आपका शुक्रिया, समित टिक्कू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और भुवन कापड़ी जी आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो शिक्षा पर सवाल है, स्कूल बदहाल है, जैसा कि मैंने कहा और फिर मैं कहता हूं कि अगर हमारे प्राथमिक स्कूल बेहतर होंगे तो लोगों को निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा सिस्टम बन चुका है कि प्राथमिक स्कूलों को बेहतर नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से पलायन जो होता है वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये, अगर प्राथमिक स्कूलों को बेहतर किया जाएगा तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें किसी चीज़ की। फिलहाल देवभूमि के दंगल में तय बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।